हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। फिर आपके लिए लेके आया हूं एमपी बोर्ड वालों के, एमपी बोर्ड जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनके लिए फिर से क्लास लेके आया हूं। कौन सी क्लास है? पादप पोषण। हमने कल क्लास क्या पढ़ लिया था? प्लांट न्यूट्रिशन की फर्स्ट क्लास को पढ़ लिया था। आज मैं लेके आया हूं उसी की सेकेंड क्लास। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक के साथ पढ़ेंगे। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको ये जो 12th एग्रीकल्चर वालों के लिए है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कॉस्ट नहीं है। जो स्टूडेंट ऐसे हैं, ये क्लासेस सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा इसलिए चलाई जाती हैं कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि गरीब घर से हैं, बेचारे नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा चला के बच्चे पढ़ सकें और आगे अपनी पढ़ाई को चालू कर सके। ठीक है, रख सके, तो इसलिए हम क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। ठीक है, देखते हैं क्या है उसके आगे। देखो, बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि लाइक कम आते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं। देखो, आपके लिए हम यदि इतनी मेहनत कर रहे हैं, 5 से 6 घंटे एक पीपीटी को बनाते हैं, आधा 1 घंटा आपको पढ़ाते हैं, तब जाके आपको एक क्लास दे पाते हैं। ठीक है, तो आपका इतना फर्ज जरूर बनता है कि आप एक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी आपके ग्रुप हो, इंस्टाग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है। पौधों पर नाइट्रोजन के कार्य। किसकी बात करने वाले हैं हम? पौधों पर नाइट्रोजन के कार्य। कौन कौन से कार्य हैं देखते हैं। पहला कार्य क्या है? प्रत्येक पादप कोशिका के प्रोटोप्लास्ट में पाई जाने वाली अमीनो अम्ल और प्रोटीन आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। जो नाइट्रोजन होता है यह क्या करता है? जो प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, पाए जाने वाले अमीनो अम्ल एवं प्रोटीन के आदि के निर्माण में क्या होता है? सहायता का कार्य करता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाता है। जो हमारा नाइट्रोजन होता है यह एंजाइम, प्रोटीन्स और विटामिन के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट क्या है? नाइट्रोजन पौधों के वायु भागों की वृद्धि एवं विकास के लिए जिम्मेदार होता है। जो नाइट्रोजन है यह पौधों के लिए किसके लिए जिम्मेदार होता है? वायु भागों, जो मतलब सॉइल के ऊपर भाग हैं, उनकी वृद्धि के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है, यह इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। सो ये भी जो भी समझाते हैं आप एक कॉपी में जरूर नोट करते जाएं, ताकि आप पेपर देने जाएं तो एक बार जरूर देख लें जिस दिन, क्योंकि अलग अलग आपका पेपर रहेगा। किसी दिन क्रॉप प्रोडक्शन का रहेगा, किसी दिन एनिमल हस्बेंड्री का रहेगा, अलग अलग दिन रहेगा। तो आप एक नोट्स को बना लें, जब पेपर देने जाएं अवश्य देखने जाएं। ठीक है, देख के जाएं, क्योंकि आपका ये कितने का है? 06 का है, 2 यूनिट को मिलाकर बना है। एक यूनिट हमारी प्लांट न्यूट्रिएंट्स की हो गई और अगली कितनी है? एक प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्लस मैन्यूर को मिला के ये हमारा 6 नंबर का या 6 नंबर का आने वाला है। देखते हैं अगला पॉइंट। यह पौधों को गहरा हरा रंग प्रदान करने का काम करता है। नाइट्रोजन क्या करता है? क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। यदि क्लोरोफिल का पत्तियों में निर्माण अधिक होता है तो क्या करता है? पौधों को गहरा रंग प्रदान करने का काम करता है। अगला पॉइंट क्या है? जो ग्रेमनी परिवार के पौधे हैं उसमें क्या करता है? कल्ले फुटाव के लिए जिम्मेदार होता है। ये कल्ले क्या होते हैं? जो ग्रेमनी परिवार के पौधे होते हैं उसमें साइड से और प्लांट्स टिलर्स निकल आते हैं या कल्ले निकल आते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कल्ले फुटाव कहते हैं। साइड से देखा होगा आपका एक प्लांट है, एक प्लांट के साइड साइड से बहुत सारे पौधे निकल आते हैं। जैसे ये मैन स्टेम हो गया, इसके बगल बगल से बहुत सारे ऐसे पौधे निकल आते हैं। ठीक है, तो उसी ही हम क्या कहते हैं? टिलर्स कहते हैं। तो यह क्या करता है? नाइट्रोजन ग्रेमनी फैमिली, ग्रेमनी या जो हमारी पोएसी फैमिली होती है, ठीक है, जो हमारी ग्रेमनी या
पोएसी फैमिली होती है उसके लिए क्या होता है, यह जिम्मेदार होता है, यह महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला पॉइंट क्या है, यह क्लोरोफिल तथा प्रकाश की संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। यह क्या करता है, अभी बताया, यह क्लोरोफिल तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। कैसे, देखो, यदि पत्तियां हरी होंगी, क्लोरोफिल होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो पौधे क्या करेंगे, अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला। तो ये हो गए हमारे किसके, ये हो गए हमारे नाइट्रोजन के कार्य। बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी के। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, देखो हम तीन बातें करेंगे, नाइट्रोजन के कार्य हो गए, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण हो गए, और नाइट्रोजन की अधिकता के लक्षण। ठीक है, बात करते हैं कमी के लक्षण कि नाइट्रोजन में, यदि पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष हो या और पिछले वर्ष पूछा भी गया है एग्जाम पेपर में। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है हमारा, देखो पहला पॉइंट क्या है, पौधों का हरापन कम होना, अर्थात पौधे धीमे धीमे पीले पड़ने लगते हैं। यदि पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पौधे क्या होते हैं, पीले पड़ने लगते हैं। देखो ये बना हुआ है, क्या होने लगे हैं, पौधे पीले पड़ने लगे हैं, किसकी कमी से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो क्या होता है, पौधों का हरापन धीरे धीरे कम होने लगता है और पत्तियां क्या होती हैं, हमारी पीली पड़ने लगती हैं। अगला, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि धीमी हो जाती है, अर्थात क्या होते हैं, पौधे बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है। देखो यदि नाइट्रोजन अधिक डालते हैं तो क्या होती है, पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ अधिक होती है। यदि नाइट्रोजन कम हो जाती है तो पौधा क्या हो जाता है, बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है, उससे बाई प्रोडक्ट कम मात्रा में निकलता है। देखो यदि न्यूट्रेंट उसको नाइट्रोजन अच्छा मिला तो बाय प्रोडक्ट भी अच्छा मिलेगा, जिससे क्या, देखो जैसे प्लांट है उसमें ब्रांचेस अधिक होंगी, ब्रांचेस अधिक होंगी तो फ्लावरिंग अधिक आएगी, फ्लावरिंग अधिक आएगी तो पोड उसमें अधिक लगेंगे, अब पोड लगेंगे तो उससे हमें ग्रेन का प्रोडक्शन भी अधिक मिलता है। तो किसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से वानस्पतिक वृद्धि पौधों की कम होती है, अर्थात पौधे छोटे रह जाते हैं। अगली बात करें, इसकी कमी से फसल पहले पक जाती है। क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी से फसल क्या होती है, पहले पक जाती है। यहां पे दो पॉइंट लिख लेना, पहला पॉइंट डाल के नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। देखो नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की अधिकता और पोटास की अधिकता। देखो यदि नाइट्रोजन की कमी है तो फसल जल्दी पक जाती है, फास्फोरस तथा पोटास की अधिकता है तो फसल क्या होती है, जल्दी पक जाती है। मैंने क्या बताया पहले पॉइंट में, यदि किसी फसल में नाइट्रोजन की कमी है तो क्या हो जाता है, फसल जल्दी पक जाती है। यदि फास्फोरस या पोटास की अधिकता है तो भी क्या होता है, फसल जल्दी पक जाती है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन क्या हो, अधिक हो, फास्फोरस और पोटास कम हो। तो नाइट्रोजन अधिक है तो फसल देरी से पकती है, जबकि फास्फोरस और पोटास कम है तो क्या होता है, फसल देरी से पकती है। मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन की कमी है तो फसल जल्दी पक जाएगी, फास्फोरस और पोटास की कमी ज्यादा है तो फसल जल्दी से पक जाती है। बात करते हैं आगे, तो इसमें क्या कहा गया है पॉइंट में, इसकी कमी से फसल पहले पक जाती है। यदि किसी पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, फसल हमारी पहले पक जाती है। अगला पॉइंट क्या है, इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं।
क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं? जो प्लांट है हमारा उसकी पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। चाहे आपका नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे पोटास हो, तीनों की कमी के लक्षण किस में दिखाई देते हैं? प्लांट की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट बात करें, इसकी कमी से पौधे छोटे रह जाते हैं। जो यहां पे बता दिया है कि इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से हमारे पौधे छोटे रह जाते हैं। ये हो गई हमारे नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की अधिकता के लक्षण। ठीक है, टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्रोजन, ये हो गए डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अधिकता के लक्षण। देखते हैं कौन कौन से हैं। जस्ट अपोजिट हो जाता है नाइट्रोजन का। देखो, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होना। देखो, यदि नाइट्रोजन अधिक डालते हो तो क्या होता है, पौधे की ग्रोथ होती रहती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है, और उसमें फ्लावरिंग या पोडिंग कम मात्रा में आती है। तो क्या हो जाता है, इसमें नाइट्रोजन की यदि अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, पौधों की वृद्धि होती रहती है, अर्थात वानस्पतिक वृद्धि अधिक होता है। ठीक है, तो क्या होता है, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है। अगला, फसल देर से पकना। यदि नाइट्रोजन अधिक हो जाती है तो क्या होता है, पौधा बढ़ता रहता है, वृद्धि करता रहता है, हरा ही बना रहता है, तो फसल देर से पकती है। यदि नाइट्रोजन कम होती है तो फसल जल्दी पक जाती है। तो यदि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, सॉरी, नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी है यानी अधिकता है नाइट्रोजन का, तो कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे, तो फसल देर से पकना, फसल क्या होती है, देर से पकती है। अगला, वानस्पतिक उपज में वृद्धि हो जाती है, मतलब उससे बाय प्रोडक्ट जो हमारी इकोनॉमिक इल्ड है, आर्थिक उपज है, वह ना मिलके, आर्थिक उपज मतलब आपके जो ग्रेन्स मिलते हैं उसकी उपज ना कम मिलती है, जबकि हमें उससे बाई प्रोडक्ट मतलब भूसा अधिक मात्रा में मिलता है, तो वह क्या हो जाता है, इसकी कमी से हो जाता है। तो क्या हो गया, वानस्पतिक उपज में वृद्धि होती है, मतलब हमें भूसा अधिक मात्रा में प्राप्त होता है और सीड का प्रोडक्शन कम मात्रा में होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो शुगर केन तथा आलू के गुणों में गिरावट आने लगती है। शुगर केन यानी गन्ना, गन्ना तथा आलू के गुणों में क्या आने लगती है, गिरावट आने लगती है। किसकी टॉक्सिसिटी से, नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी से आलू तथा गन्ना के गुणों में क्या आने लगती है, गिरावट आने लगती है। अगला, पौधों के वायु भाग अधिक मोटे होने लगते हैं तथा जड़ कमजोर हो जाती है, जिससे पौधों के लेटने की क्रिया बढ़ जाती है। लेटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉजिंग कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब नाइट्रोजन अधिक मात्रा में देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका स्टेम मोटा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और उसकी जड़ें क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जिससे हवा आने के कारण क्या होते हैं, पौधे गिर जाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जो पौधे लेट जाते हैं या गिर जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लॉजिंग कहते हैं। अब लॉजिंग क्या होता है, एक होता है क्रॉप लॉगिंग और एक होता है लॉजिंग। लॉजिंग क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। न्यूट्रिएंट्स में क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स जैसे मैंने नाइट्रोजन डाला, नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होती हैं, जड़ें कमजोर हो जाती हैं, और जड़ें कमजोर हो गई और स्टेम हमारा मजबूत हो जाता है, जिससे पौधे हमारे गिर जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉजिंग कहते हैं। एक होता है क्रॉप लॉजिंग, ये क्रॉप लॉजिंग हो गया, मतलब फसलों का गिरना, क्रॉप लॉजिंग। और एक होता है क्रॉप लॉगिंग, क्रॉप लॉगिंग कर लो या वाटर लॉगिंग कर लो। एक क्या होता है, वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग क्या होता है, क्रॉप लॉगिंग तो समझ में आ गया ना। क्रॉप लॉगिंग में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में दिया तो पौधा हमारा मजबूत हो जाता है, मोटा हो जाता है, तथा उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जिससे हवा या आंधी के कारण क्या होता है, पौधा हमारा गिर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉजिंग कहते हैं। लॉजिंग किसकी कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है।
फास्फोरस भी हो सकता है, उसमें भी कैरेक्टर्स है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक है कि यदि लॉजिंग की क्रिया देखने को मिलती है तो किसकी कमी से देखने को मिलेगी? न्यूट्रिएंट्स की कमी से देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। फास्फोरस क्या करता है? जड़ों को मजबूत बनाता है। और पोटास क्या करता है? रोग व कीटों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता को उत्पन्न करता है। यही इनके मेन लक्षण होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्रॉप लॉजिंग समझ में आ गया। वाटर लॉगिंग क्या होता है? खेत में आवश्यकता से अधिक जल भर जाना। खेत है, उसमें आवश्यकता जितनी मुझे क्रॉप की जरूरत नहीं है उसमें जल भर जाता है, जिससे क्या होती हैं? फसलों की जड़ें सड़ जाती हैं, पौधा सड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप लॉगिंग कहते हैं। क्रॉप लॉगिंग या वाटर लॉगिंग कहते हैं। फील्ड में आवश्यकता से अधिक जल भर जाता है, जिससे हमारी क्या होती है? पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं या पौधा सड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वाटर लॉगिंग या क्रॉप लॉगिंग कहा जाता है। तो अब बता सकते हो कि क्रॉप लॉजिंग न्यूट्रिएंट्स की कमी से या न्यूट्रिएंट की कमी से देखने को मिलती है, लेकिन वाटर लॉगिंग क्या है? वाटर से होता है, ठीक है। बात करें हम, ये हो गए हमारे नाइट्रोजन की अधिकता के लक्षण। चलते हैं आगे। अब बात करने वाले हम फास्फोरस की। तो फास्फोरस के कार्य क्या हैं? अब फास्फोरस की कमी के लक्षण कौन कौन से हैं? मैंने क्या बताया? नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन का कार्य होता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना, वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना। फास्फोरस क्या करता है? पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है। अब पोटास क्या करता है? ग्रेन्स या दानों में चमक बढ़ाने का काम करता है। और क्या करता है? रोग व कीटों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता को उत्पन्न करने का काम होता है। बात करते हैं फास्फोरस के कार्य। तो फास्फोरस का पहला कार्य क्या है? देखो, पहला सिम्टम्स क्या है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। जो फास्फोरस है इसका कार्य क्या है? यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। अगला, इससे फल जल्दी बनते हैं। वह वह कर लेना, वह दाने शीघ्र पकते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारे फल जल्दी बनते हैं, वह दाने शीघ्र पक जाते हैं। यह है इसके कार्य, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसको की ऑफ लाइफ या एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। ये अब की ऑफ लाइफ या एनर्जी करेंसी के रूप में कैसे जाना जाता है? तो एक हमारा होता है एटीपी, जो हमारी ऊर्जा है, हमारी बॉडी की या प्लांट्स की जो ऊर्जा होती है उसे एटीपी के रूप में किया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडो एडेनोसिन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो फास्फोरस क्या करता है? एटीपी का मुख्य संगठक होता है, मतलब ऊर्जा को स्थानांतरण करने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? की ऑफ लाइफ या एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। यदि आपसे पूछे कि की ऑफ लाइफ कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, तो फास्फोरस है। उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो हमारा फास्फोरस है वह एटीपी का मुख्य संगठक होता है, जो एटीपी यानी ऊर्जा को स्थानांतरण करने का काम करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? की ऑफ लाइफ या एनर्जी करेंसी कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। बात करते हैं अगले लक्षण की। यह नाइट्रोजन के दुष्प्रभावों को दूर करता है। इसका कार्य क्या है? जैसे फील्ड पर नाइट्रोजन के दुष्प्रभाव हैं या कमी है तो उनको क्या करता है? दूर करने का काम करता है। अगला बात करें, फास्फोरस पौधों को गिरने या लेटने से रोकता है। मैंने अभी क्या बताया? क्रॉप लॉजिंग। क्या बताया था? क्रॉप लॉजिंग। क्या बताया था? क्रॉप लॉजिंग, ठीक है। तो क्या होता है? यह फसलों को गिरने या लेटने से बचाता है। फास्फोरस का काम क्या होता है? जड़ों को मजबूत बनाना। यदि जड़ें ही पेड़ की मजबूत हो जाएंगी, जिससे पौधा क्या होगा? गिरेगा नहीं। तो यह क्या करता है? फसलों को क्रॉप लॉजिंग से बचाता है। बात करते हैं आगे। तो ये हो गए हमारे फास्फोरस के
कार। अब बात करते हैं फास्फोरस की कमी के लक्षण को कौन कौन से हैं, देखते हैं। देखो फास्फोरस की कमी के लक्षण देखें। पहला, फसल देरी से पकती है। यदि फास्फोरस की कमी हो जाती है तो फसल क्या होता है, देरी से पकता है। यदि फास्फोरस की अधिकता है तो फसल जल्दी पक जाती है। ठीक है, तो फसल क्या होता है, यदि फास्फोरस की कमी हो जाती है या पोटास की कमी हो जाती है तो फसल जल्दी पक जाती है। यदि नाइट्रोजन की अधिकता होती है तो फसल देर से पकती है। ठीक है, तो फसल देरी से पकती है। फास्फोरस की यदि अधिकता हो जाती है तो फसल क्या होती है, देरी से पकती है। अनाज वाली फसलों में लॉजिंग की क्रिया बढ़ जाती है। जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उसमें क्या होता है, फसलों की गिरने की क्रिया बढ़ जाती है। यदि देखो फास्फोरस कम होगा तो उसकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो हवा आएगी जिसके कारण पौधा क्या हो जाएगा, हमारा गिर जाएगा। और गिर जाएगा पौधा तो प्रकाश से संश्लेषण नहीं कर पाएगा, वो अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगली बात करते हैं, अधिक कमी की अवस्था में तना पीला हो जाता है। इसमें क्या होता है, यदि अधिक फास्फोरस की कमी हो जाती है तो पौधा क्या होने लगता है, पीला पड़ने लगता है। अगला, फल तथा फूल बनने में देरी होना एवं फल तथा पत्तियां समय से पूर्व झड़ने लगना। इसमें इसकी कमी से क्या होता है, फल तथा फूल बनने में देरी हो जाती है तथा क्या होता है, फल तथा पत्तियां झड़ने लगती हैं। अगला कार क्या है, दाने छोटे तथा कम बनना। इसकी कमी से क्या होता है, दाने छोटे तथा कम बनते हैं। ये हो गए हमारे फास्फोरस के कार और फास्फोरस की कमी के लक्षण। अब बात करते हैं पोटास के कार और पोटास की कमी के लक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो ताकि वो लोग भी देख सकें, क्योंकि यह क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। बात करते हैं पोटास के कारों की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फसलों में इंसेक्ट व रोगों के प्रतिरोधकता बढ़ाना। पोटास क्या करता है, फसलों में कीट व रोगों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक, पहला कार्य। दूसरा, यह क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सहायक है। पोटास भी कहीं ना कहीं क्लोरोफिल के निर्माण के लिए भी सहायक होता है। अगला बात करें, यह नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता के दुष्प्रभावों को दूर करता है। यह क्या करता है, यह नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के दुष्प्रभावों को दूर करने का काम भी करता है। अगला क्या है, यह दानों की चमक बढ़ाता है। मेन काम इसका यही है कि एक पहला ये और दूसरा ये, फलों में इंसेक्ट व रोगों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता को उत्पन्न करता है। दूसरा, यह दानों की चमक बढ़ाने का काम करता है। ठीक, अगला बात करते हैं, यह स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है, यह स्टोमेटा के खुलने तथा बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब स्टोमेटा क्या होते हैं सर, पत्तियों की ऊपरी या निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों की ऊपरी सतह या निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इनका काम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना, रेस्पिरेशन की क्रिया करना, यह इनके काम होते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर लिख लेना, 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है हिडन हंगर तथा लग्जरी कंजप्शन पोटेशियम से संबंधित हैं। जो हिडन हंगर है और लग्जरी कंजप्शन है, ये क्या है, पोटेशियम से संबंधित है। पहले हम बात करते हैं लग्जरी कंजप्शन की। इनको हेडिंग बना के दोनों को अलग अलग लिख लेना। ठीक है, 2-2 नंबर के बहुत पूछे जाते हैं और किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं पहले लग्जरी कंजप्शन की। तो देखो, किसी न्यूट्रिएंट्स के कंज्यूम करने की जो क्षमता होती है उससे भी अधिक यदि न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लग्जरी कंजप्शन कहते हैं।
किसी पौधे द्वारा किसी तत्व के उपयोग करने की जो क्षमता है उससे भी अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को क्या करता है, उपयोग करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लग्जरी कंजप्शंस कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? देखो, कोई है, जैसे आप हैं, आप यदि कहीं ड्यूटी पर जाते हैं या पढ़ने जाते हैं तो आप डेली जल्दी जल्दी में 5 रोटी खाते थे। आपका क्या बना हुआ है कि मैं 5 रोटी खाता हूं, प्रतिदिन 5 रोटी मॉर्निंग में खा के ड्यूटी जाता हूं। तो आप पांच पांच रोटी का आपका बना हुआ कि मैं 5 ही खाऊंगा, ठीक है। आप क्या, किसी दिन संडे रहा या छुट्टी रही, खाली बैठे हैं, मम्मी ने अच्छा खाना बनाया, सब्जी बनाई, कुछ भी बनाया, पूड़ी बनाई, तो आप 5 की जगह क्या करने लगे, अधिक मात्रा में 6 या 7 पूड़ी या रोटी खा गए, तो वह क्या कहलाता है, लग्जरी कंजप्शन ही होता है। तो पौधों के पोषक तत्वों की उपयोग करने की अधिकतम क्षमता जो उसकी मिनिमम था उससे अधिक मात्रा में यदि पोषक तत्वों क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो उसी हम क्या कहते हैं, लग्जरी कंजप्शंस कहते हैं। अब हिडन हंगर क्या है, इसे हिंदी में बोलते हैं छुपी हुई भूख। छुपी हुई भूख। अब छुपी हुई भूख का मतलब क्या है, ठीक है। तो किसी पौधों में किसी पोषक तत्व की यदि हल्की सी कमी हो जाती है तो वह अपने लक्षणों को प्रकट नहीं करता है, लेकिन वह पौधों की उपज को कम कर देता है, उसी हम क्या कहते हैं, हिडन हंगर कहते हैं। हिडन हंगर क्या होता है, यदि पौधों में किसी पोषक तत्व की हल्की सी कमी होने पर पौधे क्या करता है, अपने लक्षणों को प्रकट नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, पौधे की उपज में कमी कर देता है, उसी ही हम क्या कहते हैं, हिडन हंगर कहते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है कि वह 5 रोटी खाता था, लेकिन होटल में गया, होटल वाला है, ढाबा वाला उसको 4 रोटी देता है, क्या करता है, 4 रोटी देता है। तो वह किसी से नहीं बताया कि मुझे 4 रोटी मिलती है, लेकिन खाना खाया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा, कुछ मात्रा में उसको भूख रह गई, ठीक है। तो वो किसी से बताया नहीं, लेकिन कुछ समय बाद इसी तरह भूखा रहने लगा, तो उसकी तबीयत क्या होने लगी, खराब हो गई। तो उसी ही हम क्या कहते हैं, हिडन हंगर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेना। तो ये बात हो गई हिडन हंगर और लग्जरी कंजप्शन की, ठीक है। तो ये हो गए हमारे किसके, पोटास के कार्य। अब बात करते हैं पोटास की कमी के लक्षण, सिम्टम्स डिफिशियंसी पोटास की डिफिशियंसी सिम्टम्स, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं, पोटास की कमी के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ पोटेशियम। तो बात करें, पहला क्या है, इसकी कमी से फसल देर से पकती है। पोटास की कमी से क्या होता है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ पोटास की कमी से क्या होता है, इसकी कमी से फसल देरी से पकती है। मैं पहले बता चुका हूं, यदि फास्फोरस और पोटास की कमी होती है तो फसल जल्दी पक जाती है, यदि नाइट्रोजन की कमी होती है तो फसल वो भी देर से पकती, सॉरी जल्दी पक जाती, ठीक है। बात करते हैं इतना। अगला, पत्तियों में हरिमहीनता प्रारंभ हो जाती है। मतलब पत्तियों में क्या होता है, जैसे क्लोरोफिल है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, मतलब हरिमहीनता प्रारंभ हो जाती है। अगली बात करें, पत्तियों की सिराएं ऊपर से नीचे की ओर सूखना प्रारंभ हो जाती हैं। जो पत्तियों की सिराएं हैं वह क्या करती हैं, ऊपर से नीचे की ओर सूखना प्रारंभ हो जाती है। अगला बात करें, आलू के कंद छोटे हो जाते हैं एवं मक्का के भुट्टे छोटे एवं नुकीले हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, आलू के कंद छोटे हो जाते हैं एवं मक्का के भुट्टे छोटे एवं नुकीले हो जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इसकी कमी के लक्षण खेतों में उन स्थानों पर पहले दिखाई देते हैं जहां क्या होती है, नमी अधिक मात्रा में होती है। तो ये हो गए हमारे पोटास के सिम्टम्स, ठीक है, किसके, डेफिशिएंसी के, कमी के लक्षण पोटास की, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब आपके लिए एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि जो भी 12वीं परीक्षा के बाद जो भी 12th से अभी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनके पेपर आने वाले हैं फरवरी से, तो कब मार्च तक उनके पेपर हो जाएंगे। तो जैसे ही उनके पेपर समाप्त होते हैं, ठीक है, क्या होगा कि आपकी जैसे 12th एग्रीकल्चर के एग्जाम के पेपर समाप्त हो जाएंगे, उसके 5 दिन बाद, जस्ट
5 डेज बाद आपकी क्या होंगी, पीएटी की, आईसीआर की। क्या होंगी, जस्ट 5 दिन बाद, 5 दिन बाद, आपके एग्जाम के 5 दिन बाद पीएटी, आईसीएआर, बीएचयू, सीयूईटी के नवीनतम बैच प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, उसके क्या अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, इसमें कॉल कर सकते हैं। और क्या है, क्लासेस कैसी रहेंगी आपकी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम रहने वाले हैं। और क्या है, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, हमारे पास मिनिमम सीटें हैं, तो जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है, आपके लिए एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि देखो पीएटी का एग्जाम क्लियर हो या बीएचयू का क्लियर हो जाए या सीयूईटी का क्लियर हो जाए, तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाएंगे तो आपका भी भविष्य एक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। ये नीचे नंबर दिया हुआ है, यदि किसी को दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उससे जरूर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए हमारे पास इतना ही था, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए क्या, आप हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।